हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम कर, उसका अर्थ, कर की विशेषताएं, कर के तत्व और कर के उद्देश्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हमारे इस आज के टॉपिक के अंदर हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो टैक्स, मीनिंग, फीचर्स, एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम कर की बात करते हैं तो कर जो है वो कोई एक नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये कर जो है सदा से प्रयोग करता है, जो यूज होता आया है। राज्य जब से अस्तित्व में आया है तब से लेकर के राज्य को अपने जो व्यय थे उन व्यय को पूरा करने के लिए, अपने जो खर्चों को पूरा करने के लिए इनकम की आवश्यकता होती थी, और ये राज्य जो है अपनी इनकम की व्यवस्था कर के माध्यम से ही करता था। पुराने समय में जो है सरकार जो थी वो लगान वसूल करती थी। तो लगान जो था वो एक प्रकार से टैक्स ही था, क्योंकि ये जो उस समय जो आय के संसाधन मुख्य रूप से खेती था, तो खेती के ऊपर जो है लगान लगाया जाता था, और इसके ऊपर तो एक फेमस फिल्म भी बनी हुई है लगान। तो पुराने समय में भी जो कर था, लेकिन अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो वर्तमान समय में और पुराने समय में राज्य सरकारें जो है उनके कार्यों में काफ़ी अंतर आया है। पुराने समय में राज्य को केवल अपनी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के लिए जो है धन खर्च करना पड़ता था। बाकी जो है राज्य की कोई जिम्मेवारी नहीं होती थी। लेकिन आज जो है कल्याणकारी राज्य होने की वजह से समय के साथ साथ जो है सरकार या राज्य के कार्य में वृद्धि होती जा रही है। आज राज्य कानून व्यवस्था को बनाए रखता है, सुरक्षा को बनाए रखता है। इसके अलावा विकास से संबंधित कार्य करता है, समाज कल्याण से संबंधित कार्य करता है, और जो जनता है उनके लिए मनोरंजन तक की व्यवस्था करना आज राज्य का कार्य है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राज्य जो है बहुत सारे जो है कार्य करता है, और न केवल ये कार्य वो प्रेजेंट में कर रहा है, बल्कि लगातार उसके कार्यों में जो है और ज़्यादा वृद्धि होती जा रही है। तो इन सब के लिए जो है राज्य को काफ़ी ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। अब राज्य के पास में अगर धन नहीं होगा तो राज्य जो इन कार्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। तो राज्य के पास में मुख्य रूप से जो धन के 2 स्रोत होते हैं। पहले स्रोत को हम जो है वो अर्जित राजस्व कहते हैं। अर्जित राजस्व वो राजस्व होता है जिससे सरकार को जो है एक निश्चित आय के होती है, और सरकार के जो स्रोत होते हैं खुद के अपने स्रोत होते हैं। जैसे सरकार की कोई ज़मीन है, उससे सरकार को लगान मिल रहा है, सरकार के को जो है वो लाभ मिल रहा है, रॉयल्टी कहीं से प्राप्त हो रही है, या सरकार की जो कंपनियां हैं उससे सरकार को प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, या सरकार कोई सार्वजनिक सेवाएं प्रदान कर रही है, जैसे सरकार की जो बसेज है, रेलवे है, या डाक व्यवस्था है, या कोई बैंक है, तो उनसे सरकार को जो है आय प्राप्त हो रही है, प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। तो वो सब जो है राज्य सरकार की जो है अर्जित राजस्व का हिस्सा है। यानी वहाँ से सरकार को जो है वो अपनी कमाई प्राप्त होती है। एक तो कमाई होती है, कमाई का मतलब उसके बदले में हम कुछ कर रहे हैं। जब हम कोई भी वस्तु या सेवा का प्रोडक्शन करते हैं, या हम अपने साधनों की सेवाएं दूसरों को दे रहे हैं, तो उसके बदले में जो इनकम प्राप्त हो रही है उसको जो है अर्जित राजस्व कहा जाता है। अब दूसरा जो है अनार्जित राजस्व है। अनार्जित राजस्व के अंदर सरकार जो होती है वो जनता से आय जो वसूल करती है। ये आय जो होती है वो जुर्माने के रूप में हो सकती है, फीस के रूप में हो सकती है, ये जो है वो करों के रूप में हो सकती है, या इसका जो कोई और रूप हो सकता है। तो इसके अंदर जो अनार्जित राजस्व होता है, इसके अंदर जो कर होता है वो सरकार की आय का सबसे मुख्य स्रोत होता है। वो सरकार को सबसे ज़्यादा इनकम जो है कर से ही प्राप्त होती है। अब हम कर के बारे में देखते हैं। कर जो होता है वो राज्य या सरकार या जो गवर्नमेंट है उसकी जो आय का प्रमुख स्रोत होता है, और ये जो कर होता है इसका अनिवार्य रूप से भुगतान जो होता है वो जनता के द्वारा या नागरिकों के द्वारा सरकार को किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कर जो होता है वो अनिवार्य भुगतान होता है, जिसका भुगतान जो होता है जनता को, सरकार को करना ही करना पड़ता है, क्योंकि ये कर जो होते हैं वो सरकार के द्वारा कानून बना करके वसूल किए जाते हैं। और ये जो कर्ज अगर कानून बना करके वसूल किए जाते हैं तो फिर सरकार को जो है एक व्यक्ति कानूनी रूप से उनका भुगतान करने के लिए बाध्य होता है, और अगर वो उनका भुगतान नहीं करता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। तो कर के बदले में जो करदाता होता है उसको कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता। प्रत्यक्ष लाभ का मतलब ये होता है
कि जिस व्यक्ति ने कर दिया है, उस व्यक्ति को उस कर के बदले में विशेष कोई सुविधा नहीं दी जाती। हाँ, जनरल सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाती हैं, वो उस व्यक्ति ने जो वो कर दिया हो या ना दिया हो, इसका जो कोई मतलब नहीं होता। जैसे मान लीजिए सरकार जो है वो एक पार्क बनवा रही है और पार्क जो है वो जनता के पैसे से ही, करों से जो है सरकार ने पैसा इकट्ठा किया उससे बनवा रही है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति ने ज़्यादा कर दिया है उसको तो वहाँ पर अलग से सुविधाएँ दी जाएँगी। जिस व्यक्ति ने कर नहीं दिया है उसको जो वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, पार्क के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे में कर जो होता है उसका प्रत्यक्ष लाभ लाभ से कोई संबंध नहीं होता कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने कोई कर दिया है तो उसके बदले में उसको कोई लाभ दिया जाए। ये जो कर होते हैं ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, इनको अपन स्पेशल अलग जो टॉपिक है इनका उसको काफ़ी डिटेल में वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्रत्यक्ष कर के जो एग्जाम्पल है उसमें आय कर है, संपत्ति कर है, उपहार कर है, ये सारे के सारे जो कर होते हैं प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। और बिक्री कर है, उत्पाद कर है, जीएसटी है, वेट है आदि जो होते हैं ये अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। अब आप कर की डेफिनेशन देखते हैं। एनातोल मुराद के अनुसार कर वह आवश्यक भुगतान है जो एक व्यक्ति या फर्म, किसी व्यक्ति के ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है, फर्म या कंपनी के ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है, तो व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है। करदाता को सरकार से मिलने वाले लाभ का इससे कोई संबंध नहीं होता। यानी सरकार ने मान लीजिए कि बसें चला दी, अब बसों में बैठने के लिए केवल उसी व्यक्ति को ही परमिशन नहीं होगी जिसने कर दिया है, बल्कि उसमें सभी बैठ सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि इनका जो लाभ के साथ में कोई संबंध होता है। नेक्स्ट है डी मार्को के अनुसार कर नागरिक की आय का वह भाग जिस पर सरकार साधनों को जुटाने के लिए स्वामित्व प्राप्त करती है। यानी पहले जो कर होता है वो एक व्यक्ति की, नागरिक की इनकम होती है, लेकिन बाद में उस इनकम के ऊपर सरकार का स्वामित्व हो जाता है, यानी सरकार अपनी तरफ उस इनकम को कर के रूप में ले जाती है, जो कि सामान्य सेवाओं का उत्पादन करने के लिए आवश्यक होता है। तो सरकार जो है एक व्यक्ति की आय को इसलिए अपने कब्जे में लेती है ताकि वो जो सामान्य सेवाएं उपलब्ध करवानी होती है, चाहे वो शिक्षा की सुविधाएं हो, चिकित्सा की सुविधाएं हो या अन्य प्रकार की कोई आधारभूत सुविधाएं हो या विकास से संबंधित परियोजनाएं हो, किसी भी प्रकार की जो कार्य सरकार करती है उन कार्यों के लिए जो है सरकार को धन की आवश्यकता होती है। अब आगे कर की विशेषताएं। कर राज्य द्वारा कानूनी रूप से प्राप्त आय होती है और कर की जो विशेषता है वो निम्न है। पहला, कर एक अनिवार्य भुगतान होता है। अनिवार्य का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति कर देने से मना नहीं कर सकता। तो जिस व्यक्ति के ऊपर भी कर लगाया जाता है उस व्यक्ति को उस कर का भुगतान अवश्य करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति हो चाहे कोई भी संस्था हो, कर का भुगतान राज्य को करने से मना नहीं कर सकती, और जितना जिस व्यक्ति के ऊपर कर लगाया जाता है उसे उतना कर का अवश्य देना पड़ता है। तो पहला कर जो है अनिवार्य भुगतान है। कोई भी नागरिक, कोई भी संस्था, कोई भी फर्म जो है ये कर देने से मना नहीं कर सकती। दूसरा, कर से प्राप्त आय का प्रयोग जन कल्याण के लिए किया जाता है। अब सरकार जो है जनता से कर वसूल करती है और उस कर से सरकार को जो आय होती है उस आय का व्यय जो होता है वो सरकार जन कल्याण के लिए करती है। अब जन कल्याण का मतलब कि सरकार ने जो है निर्माण कार्य किया, निर्माण कार्य से जो है अनेक प्रकार की संस्थाएं बनी, बिल्डिंग बनी, सड़कें बनी या रेलवे लाइन बिछाई गई, तो उसका जो है जनता को फायदा होता है। या सरकार जो है वजीफा देती है, छात्रवृत्ति देती है या अन्य प्रकार की सुविधाएं जो है जनता को उपलब्ध करवाती है, तो उसका लाभ भी जो है जनता को ही होता है। इसी प्रकार से सरकार जो शिक्षा व्यवस्था करती है या चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, तो ये जो कर से प्राप्त आय होती है उसी के माध्यम से सरकार ये उपलब्ध करवाती है। तो इस प्रकार से कर जो होता है उससे जो सरकार को आय प्राप्त होती है उस आय को जो है सरकार अपने पास नहीं रखती या व्यर्थ के कार्यों पर जो है वो खर्च नहीं करती। ये अलग इशू है कि किया जाता है या नहीं किया जाता, लेकिन सैद्धांतिक रूप से सरकार जो होती है वो जनता के द्वारा जो कर इकट्ठा किया जाता है उस कर का अपव्यय नहीं करती, बल्कि सारे के सारे व्यय को जो है जन कल्याण के कार्यों पर ही किया जाता है। नेक्स्ट है, करदाता को कर का प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लीजिए ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति ने जो है 10 करोड़ का कर दिया।
अब ये जो 10 करोड़ का कर देता है, उस कर के कारण सरकार जो होती है इस व्यक्ति को जो है कोई विशेष सुविधा नहीं देगी कि इस आय से जो है इसके घर के आगे सड़क बनवा दी या इसके लिए जो स्पेशल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर दी। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति जो कर चुकाता है उस व्यक्ति को उस कर का कोई स्पेशल लाभ नहीं मिलता। अब ऐसा नहीं कि जिस व्यक्ति ने कर दिया है उसके कर का प्रयोग जो है सरकार केवल उसी को लाभ देने के लिए उसके लिए सुविधाओं की कोई व्यवस्था करती है। तो कर जो होता है उसका लाभ सभी व्यक्तियों को मिलता है, चाहे उसने कर दिया हो या ना दिया हो। नेक्स्ट है, कर और लाभ में कोई अनुपातिक संबंध नहीं होता। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी। इसने जो है 1,000 रुपये का टैक्स दिया, इसने 700 रुपये का टैक्स दिया, इसने जो है 50,000 रुपये का टैक्स दिया। अब सरकार को जो ये आय प्राप्त हुई, इससे सरकार ने जो है एक सड़क बनानी शुरू की। अब सड़क जब सरकार ने पूरी की तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए जो है उसका बहुत, बी जो उसका थोड़ा सा प्रयोग कर पाएगा क्योंकि बी ने टैक्स कम दिया है। सी सबसे ज़्यादा उसका प्रयोग कर पाएगा क्योंकि सी ने जो है सबसे ज़्यादा कर दिया है, या ए जो है उसका प्रयोग जो है अपने कर के अनुपात में करेगा, ऐसा नहीं है। तो जो व्यक्ति कर देता है आवश्यक नहीं होता है कि उसको उसी अनुपात में लाभ मिले, उससे कम भी उसको लाभ मिल सकता है, उससे ज़्यादा भी उसको लाभ मिल सकता है। तो सरकार कर भुगतान को ध्यान में रख करके व्यक्तियों को लाभ उपलब्ध नहीं करवाती या सेवाएं उपलब्ध नहीं करवाती। तो इस प्रकार से कर और लाभ के बीच में कोई आनुपातिक संबंध नहीं होता। जैसे मान लीजिए सरकार ने जो कर से सड़क बनाई है, अब उसके ऊपर केवल वही व्यक्ति नहीं चल सकते जिन्होंने कर दिया है, उसके ऊपर वो व्यक्ति भी चल सकते जिसने कर नहीं दिया, या उसके ऊपर वो व्यक्ति भी चल सकते जिसने जो है अरबों का या करोड़ों का जो है टैक्स पे किया है। तो उसमें से किसी को भी जो है मनाही नहीं की जा सकती कि आप जो है इस सड़क का प्रयोग जो है अपने कर के अनुपात में ही करो। नेक्स्ट, कर देना व्यक्ति का निजी उत्तरदायित्व है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कर जो दिया जाता है वो, मान लीजिए फैमिली के अंदर 3 मेंबर है, ए, बी और सी। ऐसे में कर जो है ए के ऊपर लगा, तो ऐसे में बी और सी के ऊपर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी अगर ये ए कर नहीं चुकाता है तो कर जो होता है वो कभी सामूहिक नहीं होता, परिवार के ऊपर कर नहीं होता, बल्कि ये कर जो होता है जिस व्यक्ति या जिस संस्था के ऊपर लगाया जाता है उसका भुगतान करना उसी व्यक्ति या संस्था की जिम्मेवारी बनती है। नेक्स्ट, कानूनी व्यवस्था। सरकार जो भी कर लेती है उसके लिए पहले जो कानून बनाती है। जैसे भारत के अंदर अगर आप बात करें तो सरकार जो है वो मंत्रिमंडल में जो प्रस्ताव पारित करती है, उसके बाद में जो प्रस्ताव होता है वो संसद के दोनों सदनों में से पास होता है। उसके बाद में फिर वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाता है। जब राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर कर देगा उसके बाद में वो जो प्रस्ताव है वो कानून बन जाता है और फिर उसके माध्यम से सरकार जो है वो कर वसूल करती है। तो बिना कानून के सरकार जो है एक पैसा भी जो है वसूल नहीं कर सकती कर के रूप में। तो कर तभी वसूल किया जाता है जब पहले उसके लिए जो है प्रॉपर तरीके से जो है कोई कानून या नियम बनाया गया होता है। तो इस प्रकार से कर की जो है कानूनी व्यवस्था होती है, कानून बना करके फिर कर वसूल किया जाता है। नेक्स्ट है, कर का नियमित और आवधिक भुगतान करना होता है। कर जो होता है उसका नियमित भुगतान का मतलब क्या है, एक व्यक्ति को जो है, जैसे मान लीजिए कि इनकम टैक्स किसी के ऊपर लगता है। अब इनकम टैक्स के अंदर जो उसको क्वार्टरली उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, यानी हर जो 4 महीने होते हैं, 4 महीने में हर जो 3 महीने होते हैं, 3 महीने के हिसाब से उसको जो एक अपने टोटल जो टैक्स होता है उस टैक्स का जो है एक निश्चित अनुपात जो उसको भुगतान करना पड़ता है। तो ये जो होता है ये नियमित भी हो सकता है कि नियमित अंतराल के बाद में एक व्यक्ति को इनका भुगतान करना पड़ सकता है, या ये आवधिक भी हो सकता है, जैसे कि साल में एक बार कर पे करना हो, जैसे चूल्हा टैक्स है, या इसी प्रकार से जो अन्य प्रकार का कोई टैक्स हो सकता है जिसका जो भुगतान केवल एक विशेष अवधि के अंदर ही करना होता है। और कुछ कर ऐसे होते हैं जिनका जो मंथली या जो भी उनका द्विमासिक या त्रैमासिक भुगतान करना होता है। तो कर का भुगतान नियमित भी हो सकता है और इसका जो आवधिक भी हो सकता है। जैसे रोड टैक्स है, रोड टैक्स जो होता है एक विशेष अवधि के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो टैक्स होते हैं ये अलग अलग नेचर के होते हैं, कुछ का भुगतान तो लगातार करते रहना पड़ता है और कुछ की एक अवधि होती है, उस विशेष अवधि के लिए जो उसका भुगतान किया जाता है। आगे, दंड और सजा की व्यवस्था। कर जो होता है वो सरकार कानून बना करके जो फिर लागू करती है, और जब सरकार कानून बनाती है कर वसूल करने का तो उसके साथ में एक और जो है प्रोविजन भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था कर का भुगतान करने से मना करती है या कर की चोरी करती है
तो उस कर की चोरी करने वाले को जो है वो सज़ा दी जा सकती है। ये जो है वो जुर्माना हो सकता है या उसको जो कारावास हो सकती है, या जुर्माना या कारावास दोनों की व्यवस्था जो है वो कानून में हो सकती है। तो इस प्रकार से कर का भुगतान अनिवार्य होता है, और अगर कोई कर का भुगतान नहीं करता है या चोरी करता है कर की, तो उसके लिए जो है नियमानुसार कार्यवाही की व्यवस्था जो है कानून में की जाती है। नेक्स्ट है कर के तत्व। तो अब हम जो पीछे हमने कर की विशेषताएं देखी थी, उन्हीं विशेषताओं के अंदर ही जो है कर के तत्व छिपे हुए हैं कि कर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं, कर की जो बनावट है वो किस किस प्रकार के तत्वों से मिल करके हुई है। तो अब हम जो उसको डिस्कस करते हैं। पहला, अनिवार्य अंशदान। ये जो कर होता है उसका जो है व्यक्ति को जो है अनिवार्य रूप से भुगतान करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति जो होता है, ये नहीं है कि मेरी इच्छा है तो मैं कर का भुगतान करूंगा और मेरा तो भाई मन नहीं कर रहा इसलिए मैं जो है कर का भुगतान नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। तो जिसके ऊपर भी कर लगाया जाता है उसे जो है उस कर का अनिवार्य रूप से भुगतान करना पड़ता है। नेक्स्ट है केवल सरकार के द्वारा कर लगाना। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी जो व्यक्ति होता है वो जो कर वसूल करने लग जाए वो कर लगा दे। पुराने समय में जो है राजा कर लगाता था। जब राज्य सरकारों की एक जो ये प्रशासनिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, तो उसके बाद में जिस भी व्यक्ति के पास में जो पावर होती है जिसको हम सरकार बोलते हैं, तो उसी के द्वारा जो है कर लगाया जाता है। जैसे अगर हम भारत के अंदर बात करें, तो भारत के अंदर जो है केंद्र स्तर के ऊपर केंद्रीय सरकार टैक्स लगाती है कानूनी व्यवस्था करके। राज्य स्तर के ऊपर राज्य सरकार जो होती है कुछ करों की व्यवस्था करती है, और कुछ कर जो होते हैं वो स्थानीय स्तर के ऊपर स्थानीय सरकारों के द्वारा लगाए और वसूल किए जाते हैं। तो इसके अलावा कोई भी जो होता है निजी व्यक्ति या कोई संस्था या फर्म जो होती है वो अपनी मर्जी से कोई कर वसूल नहीं कर सकती। कर केवल और केवल जो है सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है और उसको जो है सरकार के द्वारा ही वसूल किया जाता है। आगे, कर के भुगतान के पीछे त्याग की भावना होती है। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो एक कर का जो है तत्व है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है अपनी जो इनकम है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति की इनकम ये है और इस इनकम में से एक व्यक्ति जो है वो कर देता है, और जब वो कर देता है तो वो एक प्रकार से अपनी इनकम का जो है त्याग करता है स्वेच्छा से, कि हाँ, वो उस व्यक्ति को बोझ नहीं लगता बल्कि उसके लिए वो खुश होता है कि मेरी जो इनकम है उस इनकम का एक छोटा सा हिस्सा जो है मैं समाज कल्याण के लिए त्याग रहा हूँ। क्योंकि समाज के अंदर सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, सभी की स्थिति एक जैसी नहीं होती। कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी धनी होते हैं, उनके पास में इनकम अधिक होती है। वो जो होते हैं अपनी इनकम का एक हिस्सा जो है, जो गरीब व्यक्ति है, जो पिछड़े हुए व्यक्ति है, उनके कल्याण के लिए व्यय करते हैं, त्याग देते हैं। दूसरा, ये जो व्यक्ति होते हैं ये देश हित चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं, ये चाहते हैं कि देश का कल्याण हो, देश का विकास हो। इसलिए देश के विकास के लिए जो योजनाएं हैं, जो कार्य है, उन कार्यों के लिए जो है अपने कर का जो है वो अपनी आय का त्याग करते हैं। तो इस प्रकार से कर के भुगतान करने वाले जो करदाता होते हैं, उनके कर भुगतान के पीछे उनकी त्याग की भावना होती है कि वो जो है ये जो कर का त्याग कर रहे हैं, उसके कारण जो समाज का कल्याण होगा, देश का भला होगा। आगे, सामाजिक कल्याण। जो कर होता है उस कर के पीछे जो है समाज कल्याण की भावना होती है कि कर से जो आय होती है, उस आय का जो प्रयोग किया जाता है वो समाज कल्याण के कार्यों के लिए किया जाता है। इसके लिए सरकार जो होती है वो लोगों को चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करती है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करती है। जो पिछड़े गरीब वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए जो है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास में जो है आय के प्रॉपर साधन नहीं है, तो उनके लिए सरकार जो है छात्रवृत्ति की व्यवस्था करती है। तो इस प्रकार से सरकार जो होती है वो कर से प्राप्त आय का प्रयोग जो होती है वो समाज कल्याण के कार्यों के लिए करती है। तो इस प्रकार से कर का जो एक एलिमेंट होता है वो समाज कल्याण होता है, और अगर कर से प्राप्त आय का प्रयोग जो समाज कल्याण के लिए नहीं किया जाता तो वो कर का उद्देश्य पूरा नहीं होता। क्योंकि कर लगाने के पीछे यही भावना होती है कि कर से जो आय होगी उस आय का प्रयोग जो होता है वो जन कल्याण के लिए किया जाएगा। तो इस प्रकार से कर का जो एक और एलिमेंट है वो जो होता है समाज कल्याण या जन कल्याण। तो इसका प्रयोग जो जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है भुगतान के लिए जो है लाभ शर्त आवश्यक नहीं, कि जो व्यक्ति भुगतान करता है कर का,
अब जरूरी नहीं कि उसको जो उससे कोई बेनिफिट भी प्राप्त होगा। बहुत सारे करदाता ऐसे होते हैं कि जो पेमेंट कर देते हैं लेकिन उनके बदले में उसको कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसे में वो सरकार से डिमांड नहीं कर सकते कि भाई मैंने तो जो है इस साल जो है 10 लाख रुपए का जो है कर दिया है, तो मुझे जो है 10 लाख के कर के बराबर जो है कोई न कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। तो कर में और उस कर से प्राप्त लाभ के अंदर जो है कोई संबंध नहीं होता। कर का जो लाभ होता है वो केवल करदाताओं को नहीं मिलता बल्कि पूरे समाज के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कर देने वाले को जरूरी नहीं कि उससे प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ प्राप्त हो। नेक्स्ट है सेवा लागत से कोई संबंध नहीं होता कि ये जो कर होता है उस कर के कारण जो भी सर्विसेज प्रदान की जाती है तो उनसे भी जो है कर का कोई संबंध नहीं होता। जैसे ट्रांसपोर्ट की सुविधा है तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा जो है वो सभी को मिलती है, ये केवल करदाताओं को ही नहीं मिलती। तो सरकार जो विभिन्न प्रकार की सर्विसेज या जो सेवाएं देती है उसका जो है वो इससे कोई लेना देना नहीं होता। या ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति इन सेवाओं का प्रयोग कर रहा है, जैसे सरकार ने पार्क बना दिया तो उस पार्क का प्रयोग करने वालों को ही जो वो कर देना आवश्यक होगा। तो बहुत सारी सर्विसेज जो होती है वो सरकार उपलब्ध करवाती है लेकिन उनका प्रयोग करने वालों को जरूरी नहीं कि टैक्स का भुगतान करना पड़े। तो सेवा लागत से जो है वो कर का कोई लेना देना नहीं होता। इसके बाद है आय में से भुगतान कर, चाहे वो संपत्ति के ऊपर लगे या कर जो है आय के ऊपर लगे। कर का भुगतान हमेशा आय में से ही किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास में प्रॉपर्टी है, उसके पास में जो है एक जो वो मकान है, अब मकान के ऊपर जो है सरकार ने कोई टैक्स लगाया तो अब उसका मतलब ये नहीं कि वो उसका जो कोई कमरा जो है सरकार को देगा या जमीन का जो टुकड़ा है वो सरकार को देगा। उसका जो भुगतान किया जाएगा संपत्ति कर का वो जो है उस आय में से ही किया जाएगा। सरकार उपहार कर लगाती है, मान लीजिए किसी को जो गाड़ी जो वो गिफ्ट में मिली उसके ऊपर सरकार ने जो टैक्स लगाया तो अब उसका भुगतान जो उसके गाड़ी में से नहीं किया जाएगा। ये नहीं है कि चलिए ठीक है 50,000 रुपए का टैक्स है, 50,000 रुपए के इसके टायर बनते हैं, टायर जो सरकार को दे दिए जाए। तो ऐसा नहीं होता है। कर चाहे किसी भी रूप में लगे, संपत्ति के ऊपर लगे, इनकम के ऊपर लगे, लेकिन उसका भुगतान हमेशा जो है आय में से ही किया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अदायगी। कर जो होता है वो एक व्यक्ति का निजी उत्तरदायित्व होता है और उसी के द्वारा जो उसका भुगतान किया जाता है। और कर के लिए जो होता है सामूहिक रूप से जिनके ऊपर कर नहीं लगा है वो कभी जिम्मेवार नहीं होते। जैसा हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि एक व्यक्ति जो है उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है तो अगर वो व्यक्ति इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करता है तो उसके लिए पूरा परिवार जो जिम्मेवार नहीं है। तो कर जो है वो निजी व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है या संस्था के ऊपर लगाया जाता है तो उसका भुगतान भी उसी व्यक्ति या संस्था को करना पड़ता है, उसके लिए जो है किसी दूसरे को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। इसके बाद है कानूनी वसूली। कर जो लगाया जाता है, कर के अंदर जो है कानून का तत्व शामिल होता है। कर की जो है कानूनी व्यवस्था होती है, पहले सरकार कानून बनाती है उसके बाद में जो है सरकार कर वसूल करती है। तो बिना कानून के सरकार जो कोई भी कर वसूल नहीं कर सकती। करारोपण के उद्देश्य कि जो टैक्स लगाए जाते हैं उसके पीछे सरकार के क्या उद्देश्य होते हैं। तो एक देश की सरकार जो होती है वो अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहती है और अनेक उद्देश्यों के लिए जो कर लगाती है। तो जिस जिस कार्य के लिए सरकार कर लगाती है उसी के अनुसार जो है कर के उद्देश्य निर्धारित होते हैं। जैसे एक देश के अंदर सरकार जो वो कर लगा रही है कि देश को बाहरी आक्रमण से बचाया जाए तो वो जो है कर का सुरक्षात्मक उद्देश्य होता है कि सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। एक देश के अंदर सरकार कर लगाती है ताकि उससे प्राप्त आय से रोजगार बढ़ाया जा सके तो वो जो है रोजगार उद्देश्य होगा। तो इस प्रकार से कर जो होते हैं उसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। तो पहला आय प्राप्त करना कि सरकार जो कर लगाती है सरकार का जो उद्देश्य होता है कि उस कर से जो है आय को प्राप्त किया जाए। क्यों क्या सरकार का एक्सपेंडिचर बहुत अधिक बढ़ गया है तो उसके कारण सरकार की जो अर्जित आय होती है वो पर्याप्त नहीं होती। तो ऐसे में सरकार को जो है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जो है अधिक आय की आवश्यकता होती है। तो उस अधिक आय की पूर्ति जो होती है वो सरकार कर से करती है। तो अप्रत्यक्ष कर होते हैं या प्रत्यक्ष कर होते हैं, उनके माध्यम से सरकार को जो है काफ़ी अधिक आय की प्राप्ति होती है और फिर सरकार जो उस आय का प्रयोग जो है अपने व्यय को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए करती है। नेक्स्ट है नियमन और नियंत्रण। सरकार जो होती है वो कर का प्रयोग जो होती है वो
उपभोग को नियंत्रित करने के लिए भी करती है। जैसे मान लीजिए कि जो बहुत सारे लोग हैं, वो नशीली वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं। अब सरकार चाहती है कि लोग जो है नशे का कम प्रयोग करें, तो ऐसे में सरकार जो है वो उपभोग, जो नशीले पदार्थ है, जो विलासिता की वस्तुएं हैं, उनके उपभोग को अगर सरकार कम करना चाहती है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा देगी। जब उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा तो उसके कारण वो वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, और जो वस्तुएं महंगी होंगी उन वस्तुओं का जो है कम कंजप्शन किया जाएगा। इसी प्रकार से सरकार चाहती है कि जिन वस्तुओं का प्रयोग ज़्यादा किया जाए, उनके ऊपर सरकार जो कर की मात्रा को कम कर देगी, तो उनका कीमत कम हो जाएगी, और कीमत कम होने से उनका अधिक उपयोग किया जाने लगेगा। दूसरा, कर के माध्यम से सरकार जो आयातों को भी नियंत्रित करती है कि जो इम्पोर्ट होते हैं, वो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं जिनको हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं। अब सरकार अगर इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स लगाती है, तो उसके कारण ये जो इम्पोर्ट है इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और जब प्राइस बढ़ जाएगी तो उसके कारण इसकी डिमांड कम होगी, तो इस प्रकार से आयात के अंदर कमी आएगी। इसी प्रकार से अगर एक देश की सरकार जो है जिन वस्तुओं का आयात अधिक करना चाहती है, जो देश के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, उनके ऊपर जो कर की मात्रा को कम कर देती है, और जब कर कम होगी तो इसके कारण जो आयात की कीमत कम होगी, और आयात की कीमत कम होने के कारण डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने के कारण आयात में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से एक देश की सरकार जो होती है वो आयातों को भी नियंत्रित कर सकती है करों के माध्यम से। इसके बाद है निर्यात पर नियंत्रण। सरकार निर्यात के ऊपर भी नियंत्रण लगा सकती है करों के माध्यम से। अब मान लीजिए सरकार ने ये देखा कि भी भारत से जो है वो प्याज जो वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन प्याज की देश के अंदर कमी है। अब सरकार चाहती है कि भी निर्यात कम हो, तो ऐसे में सरकार जो है इस निर्यात के ऊपर टैक्स जो वो इंक्रीज करेगी, टैक्स लगाएगी, टैक्स की मात्रा बढ़ाएगी, और जब ये निर्यात के ऊपर टैक्स लगेगा तो उसके कारण विदेशों में जो निर्यात है वो महंगा हो जाएगा, यानी विदेश वालों को ये वस्तु जो है ऊंची कीमत के ऊपर मिलनी शुरू हो जाएगी, और इसके कारण वो जो है देश से वस्तु कम मंगवाएंगे, और कम मंगवाने का मतलब है कि निर्यात कम होगा। और इसी प्रकार से सरकार जिस वस्तु का निर्यात बढ़ाना चाहती है, पहले अगर उसके ऊपर कोई टैक्स लगा रखा है तो सरकार जो उस टैक्स की मात्रा को कम कर देती है, टैक्स में कमी कर देती है, और टैक्स में कमी के कारण जो है उसके निर्यात में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से एक देश के अंदर करों के माध्यम से सरकार उपभोग को नियंत्रित कर सकती है, सरकार आयातों को नियंत्रित कर सकती है, सरकार निर्यातों को नियंत्रित कर सकती है। इसी प्रकार से सरकार जो होती है उत्पादन को भी नियंत्रित कर सकती है। जिन वस्तुओं का सरकार उत्पादन कम करना चाहती है, उस क्षेत्र के ऊपर उन वस्तुओं के ऊपर जो है टैक्स बढ़ा देगी, तो उसके कारण जो वहाँ पर लाभ कम होंगे, लागत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, उसके कारण उस क्षेत्र के अंदर प्रोडक्शन कम होगा। और जिन वस्तुओं का सरकार जो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है, उन वस्तुओं के ऊपर जो सरकार टैक्स है वो कम कर देगी। तो इस प्रकार से ये जो नियमन और नियंत्रण होता है अर्थव्यवस्था के ऊपर, वो सरकार जो है करों के माध्यम से करती है। ये साधनों पर नियंत्रण वाला हमने अभी डिस्कस किया है कि जिस क्षेत्र के अंदर सरकार संसाधन लगाना चाहती है, जैसे मान लीजिए दो क्षेत्र ए और बी। पहले ये जो थे ए में जो वो साधन लगे हुए थे, सरकार चाहती है कि इन साधनों को बी में शिफ्ट किया जाए, तो सरकार जो है ए क्षेत्र के अंदर टैक्स बढ़ाएगी। जब ए क्षेत्र के अंदर टैक्स बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट कम होगा, और बी क्षेत्र के अंदर सरकार जो है टैक्स की मात्रा को कम करती है, तो अब यहाँ पर जो प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई देगा। तो ऐसे में ये जो संसाधन है या जो साधन है वो जो है ए क्षेत्र से बी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से साधनों के ऊपर भी सरकार जो नियंत्रण कर लेती है उत्पादन को नियंत्रित करके। इसके बाद है साधनों का आवंटन। सरकार जो है अगर साधनों का आवंटन करना चाहती है अलग अलग क्षेत्र के अंदर, जैसे सरकार पहले देखती है कि जो उद्योग है उस उद्योग के अंदर जो ज़्यादा साधन लगे हुए हैं, और सरकार चाहती है कि ये साधन जो वो कृषि में आए, तो ऐसे में सरकार जो होती है करों के माध्यम से जो है इन संसाधनों का आवंटन एग्रीकल्चर सेक्टर में शिफ्ट कर सकती है। उसके लिए सरकार क्या करेगी कि जो ये उद्योग है, इन उद्योगों के ऊपर सरकार जो है कर बढ़ाएगी। जब उद्योगों के ऊपर सरकार ने कर बढ़ाए तो जो औद्योगिक वस्तुएं हैं उनकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी मात्रा में टैक्स लगाया जाता है उतनी मात्रा में जो कीमत बढ़ जाती है। तो जब कीमत बढ़ेगी तो कीमत बढ़ने के कारण इसकी जो है डिमांड है वो कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो गई तो उसके कारण जो उत्पादक है उनके पास में जो है स्टॉक ज़्यादा बचेंगे। अब अगर उनके पास में स्टॉक ज़्यादा है और उसी वस्तु का वो आगे प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उनको नुकसान होता है। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, उनको लगता है कि इस उद्योग के अंदर ज़्यादा जो है
उत्पादन बढ़ाने की संभावना नहीं है। तो ऐसे में वो अपने साधनों को निकाल करके एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसके अंदर अभी भी प्रॉफिट की संभावना लगती है और अभी भी उत्पादन बढ़ाने की काफ़ी संभावना मौजूद होती है, तो उस क्षेत्र के अंदर जो अपने संसाधनों को लगा लेते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कि सरकार जो है 2 प्रकार की वस्तुएं लेती है, एक तो विलासिता की वस्तुएं हैं और दूसरा जो है आवश्यक वस्तुएं हैं। सरकार चाहती है कि आवश्यक वस्तुओं के अंदर संसाधन लगे, पहले जो है विलासिता की वस्तुओं के अंदर लगे हुए थे, तो सरकार जो है विलासिता की वस्तुओं के ऊपर कर बढ़ा देगी और जब विलासिता की वस्तुओं के ऊपर कर बढ़ेंगे तो उसके कारण जो है इनकी मांग कम होगी और ऐसे में यहाँ से जो संसाधन निकल करके आवश्यक वस्तुओं में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जिस भी क्षेत्र के अंदर सरकार संसाधनों का एलोकेशन करना चाहती है, उस क्षेत्र के अंदर जो सरकार करों के माध्यम से ये उद्देश्य प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट है आर्थिक असमानता को कम करना। सरकार जो करों के माध्यम से आर्थिक असमानता को भी कम कर सकती है। जैसे हम एक बार एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के चलते कि एक ये आय वर्ग है जिसकी इनकम ये है और एक ये आय वर्ग है जिसकी इनकम का लेवल ये है, तो इनके बीच में जो है ये डिफरेंस है। सरकार इस डिफरेंस को कम करना चाहती है, तो सरकार जो है इसके ऊपर जो है ये एरिया जो है ये टैक्स का वसूल करेगी। तो ये जो आय का एरिया था ये इसके पास से सरकार के पास चला जाएगा और फिर इसके बाद सरकार जो इस आय का प्रयोग जो है इस वर्ग की इनकम को बढ़ाने के लिए करती है। तो ऐसे में सरकार जो आर्थिक समानता को प्राप्त करने के लिए, आर्थिक असमानता को कम करने के लिए धनी वर्ग या अधिक आय वाले वर्ग के ऊपर कर लगाती है, जिसकी वजह से उनकी आय कम होती है और जब उनकी आय कम होती है तो उसके कारण जो है आर्थिक समानता में वृद्धि होती है और उनसे जो आय प्राप्त होती है उसका गरीबों की आय को बढ़ाने के लिए या जो पिछड़े वर्ग के समाज के लोग हैं उनके कल्याण के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे क्षेत्रीय संतुलन। अब क्षेत्रीय असंतुलन उस अवस्था में होता है जैसे मान लीजिए एक देश के अंदर ABC 3 सेक्टर है, इसका डेवलपमेंट सबसे ज्यादा है, इसका डेवलपमेंट ये है, इसका डेवलपमेंट ये है। तो ऐसे में सरकार अगर क्षेत्रीय संतुलन चाहती है कि B और C दोनों का डेवलपमेंट ज्यादा हो, तो उसके लिए सरकार जो टैक्स का प्रयोग करती है। सरकार इस A क्षेत्र के ऊपर कर लगाएगी, जब A क्षेत्र के ऊपर कर लगाएगी तो यहाँ प्रोडक्शन कम होगा और ये जो B और C क्षेत्र है उसके ऊपर जो इस कर के प्रयोग जो सरकार सब्सिडी के रूप में करेगी। तो जब यहाँ पर सब्सिडी दी जाएगी तो इस क्षेत्र का विकास होगा और यही तरीका सरकार जो है C क्षेत्र में भी अपना सकती है। तो सरकार जो है करों के माध्यम से क्षेत्रीय संतुलन को भी प्राप्त करती है। जिस क्षेत्र का विकास कम हुआ होता है सरकार उस क्षेत्र के अंदर जो सब्सिडी ज्यादा देती है और जिस क्षेत्र का डेवलपमेंट अधिक हुआ होता है वहाँ सरकार टैक्स अधिक लगाती है और वहाँ से इनकम का प्रयोग जो है पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए करती है। आगे आर्थिक विकास। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए जो है देश में आय बढ़नी चाहिए, करों के माध्यम से सरकार जो रोजगार के अवसर पैदा करती है। प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, करों के माध्यम से सरकार जो वो आय होती है उसका जो इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्शन बढ़ाती है। इसी प्रकार से जो है आर्थिक समानता है उसमें जो उसको जो सरकार करों के माध्यम से प्रयोग करती है। इस प्रकार से जो आर्थिक विकास जो होता है जिसके अंदर जो उत्पादन बढ़ना चाहिए, आय की समानता होनी चाहिए, क्षेत्रीय समानता होनी चाहिए, शिक्षा लोगों को मिलनी चाहिए, चिकित्सा की सुविधाएं अच्छी मिलनी चाहिए, सब प्रकार का जो है वो उद्देश्य सरकार जो है वो करों के माध्यम से प्राप्त करती है। तो आर्थिक विकास के लिए प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, सरकार करों के माध्यम से बढ़ाती है। आधारभूत ढांचे का विकास होना चाहिए, सरकार उसके लिए करों के माध्यम से उसका भी विकास करती है। तो जो भी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं होती है उन सब सुविधाओं को सरकार जो करों के माध्यम से प्राप्त करती है। कीमत वृद्धि पर नियंत्रण। जिस क्षेत्र के अंदर कीमत बढ़ रही होती है सरकार जो उस क्षेत्र के अंदर कर की मात्रा कम कर देती है। तो इस प्रकार से जो है सरकार उस क्षेत्र में कीमत को कम कर देगी। दूसरा, अगर सरकार को ये लगता है कि कर तो लगा ही नहीं रखे किसी वस्तु के ऊपर, फिर भी जो कीमत वृद्धि हो रही है, तो सरकार कीमत वृद्धि का कारण होता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की मात्रा ज्यादा है, जनता के पास में पैसा ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा मांग करते हैं तो कीमतें बढ़ रही है। तो सरकार करों के माध्यम से जनता से आय जो है अपने पास ले आती है। तो जब सरकार जनता के ऊपर कर लगाती है तो उनके पास में इनकम कम होती है और जब उनके पास इनकम कम बचेगी तो मांग कम होगी और मांग कम होगी तो वो जो वो कीमत है अपने आप कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से सरकार जो जनता के ऊपर प्रत्यक्ष कर लगा करके जो वो उनके पास में मुद्रा की पूर्ति को मात्रा को नियंत्रित करके कीमत को नियंत्रित करती है। देश की सुरक्षा को मजबूत करना। कर जो होते हैं उसका एक उद्देश्य देश की सुरक्षा को मजबूत करना होता है।
कर से जो प्राप्त आय होती है उसको सरकार जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने के लिए, या जो सुरक्षात्मक उपकरण होते हैं उनको खरीदने के लिए, या सेना और पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए प्रयोग करती है। तो इससे जो है देश की सुरक्षा व्यवस्था है वो मजबूत होती है। जैसे मान लीजिए सरकार ने जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हर जगह, तो उसके कारण देश की सुरक्षा मजबूत होगी, क्योंकि अगर कोई भी कल्प्रिट है, अपराधी है, अगर वो अपराध करता है तो वो जो है तुरंत केस जो पकड़ा जा सकता है। मनोरंजन की वस्तुएं और सेवाओं की व्यवस्था करना ये भी कर का उद्देश्य होता है, क्योंकि जब हम समाज कल्याण की बात करते हैं तो समाज कल्याण के अंदर मनोरंजन की जो वस्तुएं और सेवाएं होती है वो भी काफ़ी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इसलिए सरकार जो होती है मनोरंजन की वस्तुओं और सेवाओं की व्यवस्था भी करती है, जैसे पार्क बनाना, पार्क के अंदर झूले वगैरह लगाना, या अन्य प्रकार की जो सुविधाएं है वो उपलब्ध करवाना। सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा का मतलब ये होता है कि कुछ पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं और वो अपने जो आजीविका है वो चला नहीं पाते, ऐसे में उनको जो है सहायता की आवश्यकता होती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है या विधवा पेंशन है। तो इस प्रकार की जो ये सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं होती है वो सरकार चलाती है, और ये जो है सरकार करों के माध्यम से ही चला सकती है, क्योंकि सरकार कर से प्राप्त आय के द्वारा ही जो ये जो सुविधाएं हैं वो जनता को उपलब्ध करवा सकती है। तो इस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा को प्राप्त करना भी जो है कर का एक उद्देश्य है। आधारभूत ढांचे का विकास। आधारभूत ढांचे का मतलब होता है वो सुविधाएं जिनके बिना एक देश का आर्थिक विकास संभव नहीं होता, औद्योगिक विकास संभव नहीं होता। तो इसमें यातायात की सुविधाएं हैं, बिजली पानी की व्यवस्था होती है, बैंकिंग व्यवस्था होती है, आधारभूत उद्योग होते हैं। तो इन सब की व्यवस्था जो होती है वो सरकार करों के माध्यम से करती है। तो इस प्रकार से आधारभूत ढांचे का विकास करना वो भी जो है कर का एक उद्देश्य होता है। अब हम मूल्यांकन वाला हिस्सा देखते हैं कि अब तक हमने जो टॉपिक किया है वो कितना कुछ आपको समझ में आया है, उसका अंदाजा आप जो है वो ये इन प्रश्नों के जवाब दे करके लगा सकते हो। कर का क्या अर्थ है? कर की विशेषताएं बताओ। कर के तत्व क्या क्या हैं? कर के उद्देश्यों का वर्णन करो। तो ये जो क्वेश्चन है इनका आप जवाब दीजिएगा, ताकि पता चल जाए कि ये टॉपिक जो आपको कितना क्लियर है। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू एंड स्टे सेफ।